गुड मॉर्निंग आप सभी को। पूरे जोर जुनून के साथ आज बिलिंग डे हम मनाएंगे। हग डे नहीं, हम मनाएंगे आज बिलिंग डे। एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एक बिलिंग इंजीनियर का। बिलिंग इंजीनियर एक माई बाप है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी को पैसे लाके देता है। एक ही आदमी पूरे इंडस्ट्री, पूरे जॉब पोस्ट में एक ही ऐसा आदमी है जो पैसा दिलाता है कंस्ट्रक्शन कंपनी को डायरेक्ट। इनडायरेक्ट वे पे तो बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, साइट इंजीनियर से लेकर जनरल मैनेजर तक, सीईओ लेवल तक, सब पैसे दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो डायरेक्ट पेमेंट दिलाता है कंस्ट्रक्शन कंपनी को, वो है हमारा बिलिंग इंजीनियर। उसी के लिए आज हम बिलिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको आज सुबह 10 बजे जो कि सेशन चल रहा है, दोपहर को 1 बजे, शाम को 5 बजे और इवनिंग को करीब करीब स्टार्टिंग नाइट कह सकते हो आप उसको, 8 बजे 4 सेशन लिए जाएंगे। पहला सेशन मेरे द्वारा है, बाकी के 3 सेशन चेतन शर्मा सर लेंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी टेस्टिंग और किस किस तरीके से हम बिल परफॉर्म कर सकते हैं। इस सेशन पे आप समझेंगे मेरे से कि कितने टाइप के बिल होते हैं और वो कहां कहां परफॉर्म किए जाते हैं और उसको बनाया कैसे जाता है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के चीजें समझ नहीं आती। यदि आपको प्रैक्टिस करना है, यदि आप एकदम नए इस इंडस्ट्री में, आपको आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, तो आप हमारे साथ आके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग मॉड्यूल है, हम आपको ऑफलाइन सिखाते हैं। 2 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें हम 2 महीने में आपको कंप्लीट डिटेलिंग सिखाते हैं कि एक सिविल इंजीनियर के लाइफ में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी 2 महीने की ट्रेनिंग है। आप कॉल कर सकते हो 9111001234 पे, या फिर आप जॉब कर रहे हैं, आपको आपका करियर अपग्रेड करना है, तो भी आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम ऑनलाइन भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप बहुत सारी ट्रेनिंग मॉड्यूल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। कॉल कीजिएगा 9111001234। गेट ऑन द ट्रेनिंग फ्लोर, 91221234 पे कॉल करो, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो, अपनी काउंसलर टीम से पूछो कि आप के करियर में कहां बैरियर है, आप उसको आगे कैसे बढ़ सकते हैं। पूरी गाइडलाइन हम प्रोवाइड करते हैं। चालू करते हैं आज बिलिंग प्रोसेस में। तो बिलिंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कितने टाइप के बिल होते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि बिल्डर के यहां कैसे बिल बनते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा गवर्नमेंट में बिल कैसे बनता है, मैं आपको सिखाऊंगा कि यदि आप खुद की कंपनी स्टार्ट करोगे तो आपको किस किस टाइप के बिल बनाने की जरूरत पड़ सकती है, और क्या एक बेसिक चीजें हैं जो आपको अपने करियर पे मेंटेन करके रखना चाहिए। सबसे पहला, द फर्स्ट पार्ट इज आइटम वाइज बिल। आइटम वाइज बिल हर जगह काम आता है, चाहे आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में करो, चाहे प्राइवेट प्रोजेक्ट में करो, चाहे खुद के लिए आप खुद का काम कर रहे हो। आइटम वाइज प्रोजेक्ट मतलब जो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो सिर्फ सिंगल वर्ड काम कर रहा है, जिसको हम कह सकते हो कि आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको आपने छोटे छोटे सब कॉन्ट्रैक्टर्स को बांट के दे दिया है। एक्सकवेशन का काम कोई और कर रहा है, ब्रिक वर्क प्लास्टर का काम कोई और कर रहा है, टाइल पेंटिंग का काम कोई और कर रहा है, रेनफोर्समेंट शटरिंग का काम कोई और कर रहा है, कंक्रीटिंग का काम कोई और कर रहा है। इस टाइप से आपने पेटी कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर को काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हो, उस कंडीशन पे हमको आइटम वाइज बिल बनाने की जरूरत होती है। कैसे बनता है, क्या होता है, बताऊंगा मैं। नेक्स्ट है बिल्टअप एरिया स्लैब रेट बिल। जब प्रोजेक्ट फाइनल होता है, स्पेसिफिकेशन फिक्स होते हैं, एक घर की रिपीटेशन वर्क होने लग जाता है। बिल्डर्स के यहाँ आपने देखा होगा, एक रो हाउस है तो सेकंड बिल्डिंग भी सेम बनेगा, थर्ड बिल्डिंग भी सेम बनेगा। तो हम बार बार मेहनत क्यों करें बिल बनाने का, एक बार ही मेहनत कर लेते हैं, फिर उसको कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। बहुत आसान तरीका है बिल्टअप एरिया स्लैब रेट बिल, इसको छतना भी बिल कहते हैं। इंडिविजुअल घर बनना है तो भी हम इसी टाइप का बिल परफॉर्म करते हैं। सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एंड गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल चाहे कोई भी डिवीजन का हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, हाउसिंग बोर्ड का हो, नगर निगम का हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट का हो, किस टाइप के गवर्नमेंट बिल बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट बिल्स में एक और कंडीशन हो जाता है, जब मटेरियल क्लाइंट सबमिट दे रहा होता है तो हमको रिकॉन्सिलेशन बिल बनाना होता है। यदि क्लाइंट मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हो, क्लाइंट का मतलब यदि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, और जैसे कि एलएनटी का एग्जांपल लेते हैं, एलएनटी एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो काम कर रहा है सीपीडब्ल्यूडी के लिए, मान लेते हैं वो राज्य भवन बना रहा है दिल्ली पे। तो दिल्ली में जो राज्य भवन है उसमें जो सीमेंट और स्टील है, वो यदि मिनिस्ट्री प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ एडवांस, समझ सकते हो, एज अ मोबिलाइजेशन एडवांस या एज अ सिक्योरिटी एडवांस के रूप में मटेरियल्स प्रोवाइड कर जाती है कि भी आप इस, बहुत ह्यूज क्वांटिटी होता है वो, तो वो क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर परेशान ना हो उसको उसमें पैसा लगाने के लिए, तो क्लाइंट ही जब प्रोवाइड कर देता है तो उस कंडीशन पे हमको रिकॉन्सिलेशन बिल बनानी होती है। और यदि ऐसा नहीं है, क्लाइंट हमको मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहा है, पूरा मटेरियल हमारे ही कॉन्ट्रैक्टर, हमारी ही कंपनी परचेस कर रही है, उस कंडीशन में रिकॉन्सिलेशन बिल की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी हम इसको एक 2 स्टेज तक बनाते हैं, जिससे कि हम अपनी मटेरियल की ऑडिट कर सके, मटेरियल की मॉनिटरिंग कर सके, वेस्टेज हो रहा है या हम वेस्टेज में कंट्रोल है, कहां कहां किस कारण से वेस्टेज हो रहा है, उसकी थोड़ी सी बारीकी को समझने के लिए हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं रिकॉन्सिलेशन बिल के साथ। नेक्स्ट है प्राइस एस्केलेशन बिल, क्योंकि रेट तो हमेशा चेंज हो सकता है ना, रेट में कोई लिमिटेशन है ही नहीं। अदानी में वो हिडनबर्ग ने साहब ने एक रिपोर्ट सबमिट किया, रेट डाउन हो गया अदानी का,
इसका मतलब रेट का कोई माय बाप नहीं है कभी भी किसी भी सिचुएशन पे। तो जिस तरीके से आज है हमारा फरवरी की बात कर रहे हैं, तो फरवरी का मतलब आज डेट है 12 फरवरी को हम बात कर रहे हैं कि मेरी और आपकी एक एग्रीमेंट हो गई कि मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं ऑफलाइन का 47,200 रुपए में, जिसमें से आपको 65% फीस आपके प्लेसमेंट के बाद देनी है। लेकिन ये जो 47,200 रुपए है, ये हमने रेट एनालिसिस किया है कि हमें कितना खर्चा लगता है एक ब्रांच ओपन करने पे, उसका खर्चा कितने महीने तक बियर होगा, उस वहां पे ट्रेनर्स का एक्सपेंसेस कैसा है, उसका रोलिंग एक्सपेंसेस कितना है, उसका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कितना है, सबका एक एक्सपेंसेस निकाले। कंपनी में एक बेसिक प्रॉफिट भी होना चाहिए, उसको प्रॉफिट के हिसाब से हमने फीस रख दिया 47,200 रुपए एक बच्चे से, जिसमें से 65% फीस आप अपने प्लेसमेंट के बाद देते हो आज के कंडीशन में 12 फरवरी को। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ सिस्टम बदल गया, कुछ और आंधी तूफान आ गए, चीजें बहुत महंगी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल आतंक छू रहा है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपए आता था, अब वो 50,000 रुपए आ रहा है। जो रेंट 10,000 रुपए 20,000 रुपए का होता है, अब वो रेंट 2 लाख रुपए हो गए हैं। तो हम 47,200 रुपए में डील नहीं कर पाएंगे। फिर हम क्या बोलेंगे, यार इंजीनियर्स महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो हमने एक नया रेट एनालिसिस किया है, अब हमको 47,000 रुपए में जितना हमने प्रॉफिट सोचा था वो हो नहीं रहा है, हम आपकी फीस बढ़ा रहे हैं, अब हम आपकी फीस 60,000 रुपए कर दे रहे हैं। तो जो 13,000 रुपए हमने फीस बढ़ाया, वो किस कारण से बढ़ाया, उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन प्राइस एस्केलेशन बिल में होता है फॉर अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, एक स्टैंडर्ड कॉफिशिएंट हमको एक एजेंसी बताती है जिसको हम ऑफिस ऑफ इकोनॉमिकल एडवाइजर कहते हैं। वहां से हम डेटा उठाते हैं और ये बिल बना देते हैं। कैसे बनाते हैं मैं आपको समझाऊंगा आज ही। ये हमारा मेन मुद्दा आज के टॉपिक का रहेगा और आप सभी से यही उम्मीद करता हूं, जितने भी इंजीनियर्स मुझे आज देख रहे हैं और जितने इंजीनियर्स तक आप पहुंचा सकते हैं सिविल गुरुजी को, और आपके कांटेक्ट में जितने इंजीनियर्स हैं उस तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा मेहनत है आपको सिखाना, आपका मेहनत है हमें उन इंजीनियर्स तक पहुंचाना जिसको हमारी जरूरत है, जो हमसे सीख के अपने करियर में आगे बढ़ सकता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, अपनी खुद की एक इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकता है, अपने खुद के लिए वो फाइनेंशियल स्टेबल हो सकता है। ये आपका काम है, हमारा काम है आप तक पहुंचना, आपका काम है हमें लोगों तक पहुंचाना। उम्मीद करता हूं आप हमारे इस प्रयास से साथ रहेंगे। सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हमारे अकेले के दम पे नहीं बढ़ने वाली यार, जब तक हम और आप साथ नहीं होंगे तब तक ये काम सुधरने वाला नहीं है। कुछ और चीजें होती है, फर्स्ट एंड फाइनल बिल, जिसको हम कैश बिल भी बोलते हैं। जैसे हम किराने की दुकान पे जाते हैं कि भैया ये 1 किलो चावल दे देना, 1 किलो दाल दे देना। वो क्या करता है, चावल दाल लाता है, एक छोटा सा बिल बनाता है, हम उसको बोलते हैं भैया कितना रुपए हुआ, वो बोलता है 150 रुपए, अपन 150 रुपए कैश दे देते हैं उसको, या फोन पे कर देते हैं, पेटीएम कर देते हैं, जो भी जिस तरह से हम कैश मतलब पेमेंट ट्रांजेक्शन हो गया। हम गए, काम किए और तुरंत बिल बन गया, उसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल बिल। पहले बिल में काम खत्म, या कैश बिल काम खत्म पहले ही बिल में। जैसे हमको साइड में बाइंडिंग वायर की जरूरत थी, अर्जेंट में चाहिए 10 kg, तो हम गए बाजू वाली दुकान से 10 kg बाइंडिंग वायर खरीद के ले आए, दैट इज ऑल्सो फर्स्ट एंड फाइनल बिल। एंड लमसम बिल, जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है, वो एक सिचुएशन बेस्ड कंडीशंस पे हम बिल बनाते हैं। देखो लमसम बिल और स्लैब रेट बिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज आते हैं। स्लैब रेट बिल में और लमसम बिल में क्या कहा जाता है कि लमसम बिल का मतलब ये जो पहले से सब चीजें फिक्स्ड हो, मेजरमेंट नहीं होगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि आपको मेरी ट्रेनिंग लेने के लिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन तो बता दिया मैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस फॉर बिल्डिंग या फॉर हाईवे या कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस ऑफ आर्किटेक्चरल ऑपरेटिंग प्रोसेस, ये तीनों में किसी में भी एक में ट्रेनिंग लेना है तो आपको 14,847 रुपए देना पड़ेगा। 14,847 रुपए। अब 14,847 रुपए क्यों देना पड़ेगा भैया, हमने एक लमसम उसका रेट एनालिसिस किया हुआ है, उसमें ना बार्गेनिंग होगी, उसमें ना ऐसा होगा कि नहीं यार तुम इतना रुपए कम दे रहे हो तो हम इतना ट्रेनिंग कम देंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपसे हम एग्जैक्ट 14,847 रुपए लेंगे 2 साल के लिए, जो कि लगभग 1 साल का होता है 7,000 रुपए, और एक दिन का सर कैलकुलेट करेंगे 14,847 डिवाइडेड बाई 2 ईयर, 365 इंटू 2 कितना रुपए होता है, कितना रुपए तुम लोग कमेंट, 4,847 ना, 14,847 डिवाइडेड बाई 365 डिवाइडेड बाई 2, 20 रुपए एक दिन का होता है, जो कि आप चाय नाश्ते में उड़ा देते हो यार। 1 डे, एक दिन का हम 20 रुपए चार्ज करते हैं, सिर्फ 20 रुपए चार्ज करते हैं एक दिन का। तो एक वो आप अभी निकलोगे ना इस सेशन के बाद, हो सकता है कोई पांटिले में खड़े होकर मेरा सेशन देख रहा होगा, एक बड़ी गोल्ड फ्लैग आएगा 18 रुपए की, उससे कम के फीस में हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं
इतनी लीस्ट में कि आप इतनी ही अमाउंट पे कुछ महीने बाद इससे कहीं ज्यादा की सैलरी डिजर्व कर जाते हैं सिर्फ ट्रेनिंग मॉड्यूल पे। देखते हैं कैसे। तो लमसम बिल मतलब क्या है, हमने पहले से प्री डिफाइन कर रखा है, हम इतने रुपए में काम करेंगे, करना है क्या कर, नहीं करना है तो भी आगे जा। ये सिस्टम है। सेम ऐसे लमसम बिल का भी, कि हमने काम डिसाइड कर दिया, मोदी जी ने कह दिया कि एक बाथरूम बनाओ, हम आपको 18,000 कुछ रुपए दे देंगे, तो बाथरूम बन रहा है आपके घर में तो 18,000 रुपए मिल जाएगा, नहीं बन रहा तो भी आगे बढ़ो। यही सिस्टम है पूरे इकोसिस्टम का। तो लमसम बिल और स्लैब रेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लमसम बिल काम कर, एक फिक्स्ड वर्क है, करो और निकलो। बिल्ट अप एरिया और स्लैब रेट बिल वो भी वैसा ही है, लेकिन वो स्टेजेस वाइज पेमेंट होता है। कैसे, हम बात करेंगे अभी। सबसे पहले बात करते हैं आइटम वाइज बिल में। तो आइटम वाइज बिल में सबसे मेन मुद्दा है स्कोप ऑफ वर्क और फाइनलाइज रेट। जब तक ये नहीं होगा तब तक बिल नहीं बना सकते। मतलब एक आदमी मेरे को फोन किया, वो बोला कि सर मेरे पास ना मैं साइड पे खड़ा हूं, बॉस ने बोला है वो विंडो के बाजू में ना क्रैक्स हो रहे हैं, उस विंडो के बाजू में क्रैक्स हो रहे हैं, उसका बिल कैसे बनाऊं। क्रैक्स हो रहे हैं, क्रैक फिलिंग करने वाला आ गया, क्रैक फिल कर दिया है, अब मैं बिल कैसे बनाऊं, मेरे को बिल बनाना सिखा दो ना, या मैं कैसे बिल बनाऊं बता दो ना। तो मैं बोला पागल है क्या, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले देख स्कोप ऑफ वर्क क्या है। तो बोला सर बताया तो क्रैक को फिलिंग करना है। मैंने कहा हाँ हाँ स्कोप ऑफ वर्क हो गया। तो और दूसरा चीज देख, रेट क्या दिया गया है उस क्रैक को फिल करने का, रेट फाइनल हुआ है क्या पहले। तो बोलता है नहीं सर वही तो करना है। मैं बोला तो फिर बिल क्यों बनाना है, पहले रेट फाइनल कर, रेट एनालिसिस कर, उसके लिए देख उसको कितना मटेरियल लग रहा है, उसके लिए देख वो कितना लेबर लग रहा है, उसको देख कितना इक्विपमेंट चार्ज लग रहा है, उसका रेट एनालिसिस कर, उससे पूछ कितने रुपए में करेगा और क्या उतने रुपए में तुम्हारी कंपनी एक्सेप्ट करती है कि उससे काम करवाना। भाई पहले हम रेट पूछते हैं ना। हम दाढ़ी बनवाने गए कहीं पे, भैया कितने रुपए लोगे दाढ़ी बनाने का, वो बोल दिया 6,000 रुपए दाढ़ी बनवाने का। तो हम बनवाएंगे क्या उससे दाढ़ी, हम नहीं बनाएंगे, हम मिडिल क्लास फैमिली, हम 50,000 में दाढ़ी बनाने खुश है। तो 6,000 रुपए में दाढ़ी बनाने बोल दिया, तो हम क्या करें, पहले स्कोप ऑफ वर्क बता दिया दाढ़ी बनाना है, फिर रेट फाइनल किए कि दाढ़ी कितने रुपए में बनाएगा। वो बोला 6,000 रुपए। मैंने कहा रहने दे भाई, दूसरा दुकान देख लेते हैं। तो यदि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम करने के लिए हायर चार्ज कर रहा है, तो हम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं। तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से क्या बात कर रहे हैं, रेट की बात कर रहे हैं। जब तक रेट फाइनल नहीं होगा तब तक हम वर्क के एग्जीक्यूशन पे नहीं जाते, और जब तक वर्क एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक हम बिल नहीं बना पाएंगे। समझ पा रहे हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे देता हूं कि आप, बताता हूं एक एग्जाम्पल के लिए, आप अपने घर का ही इसमें मैंने लिखा है क्या, नहीं है, तो आप अपने घर के ही जो जिस घर पे बैठे उसका टाइल का मेजरमेंट कर लो, उसके पेंटिंग का मेजरमेंट कर लो। एक कॉन्ट्रैक्टर नाम दे दो आप, चुन्नू लाल एक कॉन्ट्रैक्टर है जो आपके यहां टाइल लगा के गया है। आप उसका मेजरमेंट कैसे करोगे, ये बिलिंग साइकिल समझाऊंगा मैं। मेजरमेंट कैसे करोगे, एक मेजरमेंट सीट है जिसमें आप आइटम नंबर लेंथ विड्थ हाइट, टाइल का मेजरमेंट करना है। कॉन्ट्रैक्टर को फोन लगाओ, भैया टाइल लगवाना है, कितने रुपए में लगाओगे। तो बोल रहा है कि मान लेते हैं 12 रुपए पर स्क्वायर फीट लेंगे साहब हम, 12 रुपए पर स्क्वायर फीट टाइल लगाने का। तो बोलता है हाँ, टाइल क्लाइंट दे रहा है, वो सिर्फ लेबर लाके लगाएगा। तो उस कंडीशन में आप उस कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओगे और बिल कैसे बनाओगे, यहाँ आइटम लिख दोगे, भैया टाइल वर्क बेडरूम पे, एक बेडरूम है, लेंथ और उसका विड्थ कितना है, हाइट तो होगा नहीं क्योंकि एरिया मेजरमेंट कर रहे हैं, लेंथ और विड्थ को टोटल कर दोगे तो आपकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये मेजरमेंट सीट, आप मेजरमेंट सीट की जरूरत पड़ती है हमको बिल बनाने के लिए। तो स्कोप ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या काम करवाना है, क्या काम करवाना है। और उसके बाद फाइनलाइज रेट, रेट क्या रहेगा, किस रेट में काम करवाएंगे। रेट फाइनल नहीं है, काम नहीं होगा। बिलिंग साइकिल इज द पैटर्न वेयर यू कैन प्रोवाइड पेमेंट टू योर कॉन्ट्रैक्टर ऑन फिक्स्ड शेड्यूल। ऐसा ना हो कॉन्ट्रैक्टर को कि पता ना हो कि पैसा कब मिलेगा रे भाई काम तो कर रहा हूं, पैसा कब मिलेगा रे भाई, ऐसा ना हो। हमेशा, जैसे कि मैं सैलरीड पर्सन हूं तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी सैलरी एग्जैक्ट इस तारीख को आएगी, तो उसके हिसाब से मैं प्लानिंग करके रखूंगा। मेरा ईएमआई का प्लानिंग करके रखूंगा, मैं अपने घर के खर्चे का प्लानिंग करके रखूंगा, मैं राशन का प्लानिंग करके रखूंगा, मैं अपने बच्चों के फीस का प्लानिंग करके रखूंगा। सेम वैसे ही सारी कंपनियों के एम्प्लॉयज कर रखते हैं कि मेरे एक फिक्स डेट है, इस डेट को मेरी सैलरी आएगी। वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर का भी तो पेमेंट उसकी सैलरी है ना। तो कॉन्ट्रैक्टर भी ये उम्मीद करके चलता है मेरे को एक बिलिंग साइकिल पे, मतलब 7 दिन का हो सकता है, वो 10 दिन का हो सकता है, वो 15 दिन का हो सकता है, वो 3 महीने का हो सकता है, वो 1 महीने का हो सकता है, लेकिन एक फिक्स्ड शेड्यूल हो जिससे कि कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर होकर चले कि मेरे पास पैसे कब आने वाले हैं, और उसी टाइम पे उसको पेमेंट दिलाना, ये एक बिलिंग इंजीनियर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेजरमेंट सीट से हम पहले उसका बिल बनाते हैं, उसके बाद मेजरमेंट सीट भर दिए। मेजरमेंट सीट के बाद आता है बिल एब्स्ट्रैक्ट। देखो मेजरमेंट सीट में कहीं भी रेट की बात नहीं हो रही, यहां पे सिर्फ मेजरमेंट की बात हो रही है। लेंथ विड्थ हाइट, लेंथ विड्थ हाइट, क्या काम कर रहे हो उसका मेजरमेंट क्या है।
मोड ऑफ मेजरमेंट आज आप 12 बजे सीखोगे, 1 बजे की जो सेशन होगा उसमें शर्मा जी आपको सिखाएंगे कैसे क्या क्या मोड ऑफ मेजरमेंट होता है। तो लेंथ, विड्थ, हाइट, लेंथ लेना है, विड्थ लेना है, हाइट लेना है, एरिया में मेजरमेंट करना है, वॉल्यूम मेजरमेंट करना है, रनिंग मीटर मेजरमेंट करना है, इट्स डिपेंड ऑन टोटल आईएस कोड। समझाऊंगा मैं उसको भी थोड़ा। मेजरमेंट ले लिए, मेजरमेंट के बाद आता है बिल एब्स्ट्रैक्ट। बिल एब्स्ट्रैक्ट में हम रेट की बात करते हैं, यहां पे मेजरमेंट की बात नहीं होती, ये बिल एब्स्ट्रैक्ट है, यहां पे हम कहीं में मेजरमेंट नहीं होता, लेंथ विड्थ हाइट की बात नहीं करते हैं, हम यहां पे बात करते हैं क्या काम कर रहा है, कितनी क्वांटिटी में काम कर रहा है। प्रीवियस बिल, प्रेजेंट बिल, टोटल बिल एक सीक्वेंस है, जितने पुराने बिल की क्वांटिटी होती है उसको प्रीवियस बिल में एंट्री करते हैं, जो बिल करंट बिल में लिखा है उसको प्रेजेंट बिल में एंट्री करते हैं, और इन दोनों को मिला के हम टोटल बिल कर देते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है उन इंजीनियर्स को जिन्होंने आज तक बिलिंग का काम नहीं किया, जिन्होंने बिलिंग नहीं देखा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इट इज जस्ट अ प्रोसेस, टू इजी प्रोसेस, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। आपको बिल बना के सीखना होगा, आपको बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3, बिल नंबर 4, बिल नंबर 5, जो कि हमने आपको पूरी ट्रेनिंग मॉड्यूल में सिखाया है कैसे इसको बनाया जाता है। साले एक्सेल में कैसे बनाया जाता है, चाहे कॉपी में कैसे बनाया जाता है, प्रिंट आउट निकाले कैसे बनाया जाता है, हर चीजों में हमने आपको ये सिखाया हुआ है। फिर है डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब यार कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो कुछ गलतियां भी करेगा। डेबिट नोट इज अ पार्ट ऑफ लगाम, कि आप लगाम लगा के रखो अपने ठेकेदार पे, क्वालिटी खराब कर रहा है पैसे काट दो। हो सकता है कई बार आपने कुछ उसको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया हो जो कॉन्ट्रैक्टर का ही जवाबदारी था लाना, कॉन्ट्रैक्टर के ही स्कोप में था। मान लेते हैं पेंटिंग का काम है, हमने कॉन्ट्रैक्टर से कहा था कि तुम आके पेंटिंग में ब्रश तुम परचेस करके लाओगे, लेकिन उसके पास ब्रश नहीं है, तो क्या होगा उस कंडीशन में हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि काम हम करवा रहे हैं, लेकिन जब प्रोवाइड करेंगे तो पैसा काट देंगे ना उसके अकाउंट से। तो ये सब डेबिट नोट्स में आ जाते हैं, जिस भी तरीके से हमको उसका पैसा रोकना है। जरूरी नहीं है रोकना, इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये डेबिट नोट है तो आपको लिखना ही होगा, इट्स कंडीशनल यदि है तो। उसके बाद से हम टोटल किए, टोटल के बाद साइन ले लेते हैं भैया कौन कौन यहां पे काम कर रहा है। जिसके जस्ट बाद अभी भी बिल नहीं बना, अभी भी बिल कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद आता है बिल फॉर्म, जो कि हेड ऑफिस जाएगा बिल पेमेंट होने के लिए। उस बिल फॉर्म पे टोटल बिल कितना है, ये टीडीएस कितना काट जाता है, जिसको टैक्स डायरेक्ट सोर्स कहते हैं हम, कि टीडीएस मींस जो कंपनी कमा के दे रही है, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यदि वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को या किसी भी पार्टी को कमा के दे रही है, तो उसका टीडीएस रोकना होता है कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर सकें। गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी जितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनको कहती है कि आप जितने भी लोगों को पेमेंट करोगे, जितने भी लोगों को पेमेंट करोगे, वो जितने लोगों को पेमेंट कर रहे हो मतलब वो आप उसकी अर्निंग करवा रहे हो, उसको उसकी अर्निंग का एक सेट ऑफ अमाउंट आप डायरेक्ट हमको सबमिट करोगे और उस आदमी को उसका सर्टिफिकेट दोगे, जो कि उसी पार्टी का ही पेमेंट है, उसी पार्टी के पेमेंट से हम सबमिट करते हैं एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। टीडीएस, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड परफॉर्मेंस गारंटी। सिक्योरिटी डिपॉजिट इट्स अ पार्ट ऑफ क्या कह सकते हो उसको, कि रिटेंशन जो पीरियड होता है, रिटेंशन अमाउंट होता है। जैसे कि यदि मैंने आपका 10,000 रुपए ले रखा है अपने जेब में, तो आप मेरे से बड़े प्यार से बात करोगे, अरे पुष्पेंद्र सर क्या हालचाल, कैसे हैं आप, खाना खा रहे हैं, हाँ चलिए ठीक है, अरे वो पेमेंट करवा देते, हाँ कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ, मिलते हैं कल, मिलते हैं कल, फिर मिलोगे तो आप फिर से उतने ही प्यार से बात करेगा, और पुष्पेंद्र सर क्या हालचाल, कैसे हैं आप, खाना वाना खा रहे हैं, घर में सब कैसे हैं, बाल बच्चे सब मजे में, वो थोड़ा पेमेंट करवा देते बचा था। तो क्या हो रहा है, मेरे पास आपका पेमेंट है तो आप मेरे से लड़ाई करना नहीं चाहोगे, क्यों, मैं गुस्सा हो जाऊंगा तो आपका पेमेंट नहीं दूंगा। सेम वैसी सिक्योरिटी डिपॉजिट हम कॉन्ट्रैक्टर का लेके रखते हैं ताकि वो हमसे इज्जत से बात करे, वो भगे ना, वो ऐसा ना हो कि मलाई मलाई खाया और जो छोटे मोटे चिपके हुए जो थाली में जो गंजी में चिपक जाते हैं ना दूध आसपास में, उसको निकाले बिना भाग गया, मलाई खाया, दूध पिया और वो जो चिपके हुए थे उसको वो काम किए बिना, उसको सफाई किए बिना भाग गया। तो हमें ऐसा समय ना देखना पड़े कि भैया गंजी साफ करके भी जाए। इस कंडीशन पे हम एसडी अमाउंट रोक के रखते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्टर भाग ना पाए। मोटे मोटा काम कर दिया, छोटा काम करते वक्त भाग गया, क्योंकि छोटे काम के लिए फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आएगा नहीं, आपको बहुत महंगे रेट में करवाना पड़ेगा, और भाग भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने अमाउंट रोक के रखा हुआ है। अब ये एसडी 5% नहीं कटेगा, नहीं, ये टीडीएस 1% नहीं कटेगा, नहीं, इट्स कंडीशनल। ये एक कितने परसेंट टीडीएस कटना है ये आपका अकाउंटेंट या सीए बताएंगे, किस पार्टी का कितना परसेंट टीडीएस कटता है, हर पार्टी के लिए वेरी करता है। ये 5% एसडी, ये अगेन आपका और आपके कॉन्ट्रैक्टर के बीच के एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि वो काम के लिए कितना अमाउंट जस्टेबल है, कि कितना हमको परसेंटेज रोकना चाहिए। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस गारंटी, पीजी। पीजी इज द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी। जो काम आप कर रहे हो या जो काम आप करवा रहे हो अपने कॉन्ट्रैक्टर से, वो काम वो सही कर रहा है कि नहीं। यदि वो काम गलत कर रहा है तो भाई साहब वो पैसा कौन भरेगा, हम तो उसको अच्छा काम करने के लिए दे रहे हैं ना।
जैसे कि सिविल गुरुजी कहता है आप हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग में आओ, हम आपसे 65% फीस आपके प्लेसमेंट के बाद चार्ज करेंगे। ये हमारी परफॉर्मेंस गारंटी फीस है, ये हमारी परफॉर्मेंस गारंटी फीस है। हम आपसे 35% ही चार्ज करेंगे एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, 65% हम आपके प्लेसमेंट के बाद चार्ज करेंगे जब आपकी सैलरी 20,000 रुपए से ज्यादा की लगती हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आपकी सैलरी 20,000 रुपए से ज्यादा की लगती हो। क्यों? क्योंकि ये हमारा परफॉर्मेंस गारंटी है। सेम ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है, चाहे वो कंक्रीटिंग कर रहा हो, चाहे वो एक्सकवेशन कर रहा हो, चाहे ब्रिकवर्क, प्लास्टर, पेंटिंग, फ्लोरिंग कर रहा हो, हम उसको पेमेंट तो अच्छा काम करने के लिए दे रहे हैं। और यदि हमने ब्रिकवर्क करवाया, वहां पे क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, प्लास्टर के बाद सीपेज हो रहा है, टाइल लगा रहे हैं, टाइल उखड़ जा रहा है, जो वॉइड्स के आवाज आ रहा है, तो इसकी जवाबदारी किसकी है? कॉन्ट्रैक्टर की। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को हमने पेमेंट कर रहे हैं ना अच्छा काम करने के लिए, उस समय हम उसका पैसा रोक के रखते हैं। वो पैसा रोकने का प्रोसेस होता है पीजी की भी। आपको मिनिमम 1 साल, 2 साल या 3 साल, जो भी परफॉर्मेंस गारंटी है, डिपेंड्स ऑन वर्क की कितने साल तक उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो उस पीरियड में जो भी डिफेक्ट्स होंगे, जो भी एरर होंगे, उसको वो कॉन्ट्रैक्टर ही आके रिपेयर करेगा। इसलिए हम पीजी रोक के रखते हैं, ये प्रोसेस है। फिर एचडी हम उसको 12 महीना या 1 रेनी सीजन के बाद उसको रिलीज करते चलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। लेकिन पीजी प्रोजेक्ट कंप्लीशन के मिनिमम 1 साल या मैक्सिमम 3 साल, 5 साल, इट्स डिपेंड ऑन द टर्म्स कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच का। ये 3 फॉर्मेट से हम बना पाते हैं आइटम वाइज बिल। तो आइटम वाइज बिल बनाने के लिए स्कोप ऑफ वर्क, रेट फाइनल होना, काम फाइनल होना चाहिए, स्कोप रेट फाइनल होना चाहिए, बिलिंग साइकिल शेड्यूल होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर को पता हो कब पेमेंट मिलने वाला है। और ये 3 फॉर्मेट से हम आइटम वाइज बिल बनाने में सक्षम हैं। अब ये आइटम वाइज बिल बनता कहां कहां पे है? देखो, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लगभग आइटम वाइज बिल होते हैं। क्लाइंट के लिए भी हमको आइटम वाइज बिल बनाना होता है, लेकिन उसका एक थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है, वो मेजरमेंट बुक में हम बनाते हैं। ये जनरली हम पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, मटेरियल सप्लायर्स के लिए, इक्विपमेंट सप्लायर्स के लिए हम इस टाइप के आइटम वाइज बिल परफॉर्म करते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर हो, पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो, सब कॉन्ट्रैक्टर हो, या प्राइवेट प्रोजेक्ट के पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो, सब कॉन्ट्रैक्टर हो। जब हम इंडिविजुअल पर्सनालिटी से डील करते हैं तब हम आइटम वाइज बिल परफॉर्म करते हैं। सर कुछ सवाल है क्या? क्लाइंट मींस जिसका घर बना रहे हैं, जिसका बिल्डिंग बनना है, जैसे कि स्कूल बना रहे हैं, तो स्कूल बनाते वक्त हम स्कूल बनवा रहे हैं, ठीक है, स्कूल। अब स्कूल शिक्षा मंत्रालय का बिल्डिंग है, तो शिक्षा मंत्रालय इज अ क्लाइंट। बनवा कौन रहा है? सीपीडब्ल्यूडी बनवा रहा हो, पीडब्ल्यूडी बनवा रहा हो, तो वो हो गया कंसल्टेंट। और जो बना रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्टर, चाहे एलएनटी बना रही हो, शाहपुर जी बना रही हो, ये सब कंसल्टेंट, ये सब कॉन्ट्रैक्टर हैं। जिसका घर बन रहा है वो है क्लाइंट, जो बनवा रहा है मीडिएटर, दलाल, उसको हम कंसल्टेंट बोलते हैं। पीडब्ल्यूडी जितने गवर्नमेंट एजेंसी है सब दलाल होते हैं, इनका खुद की कुछ नहीं होता। ये बीच का कमीशन खाते हैं, दूसरे पार्टी का बिल्डिंग बनवाते हैं किसी और से। तो हम या तो खुद की कंपनी होगी हमारी, तो हम कॉन्ट्रैक्टर होंगे, या हम किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जॉब करेंगे जो एक आज कंपनी का नाम ले चुके हैं, एलएनटी, शाहपुर जी, जस्ट एज अ कॉन्ट्रैक्टर। बस इनके पास अच्छे इंजीनियर्स की टीम हो गई है, तो अपनी कंपनी को थोड़ा सिस्टमाइज करके प्रोसेस ड्रिवन बना दिया और ये कंपनी का रूप ले लिया है। तो कंपनी, कंसल्टेंट और क्लाइंट। क्लाइंट जिसका घर बनता है, कंसल्टेंट जो बनवाता है, कॉन्ट्रैक्टर जो बनाता है। ये 3 चीजों को आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं, बढ़े आगे सर। नेक्स्ट, अरे लाइक, और लाइक कमा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? सर बता रहे लाइक कमा रहा है। भाई लाइक ठोको, लाइक ठोको, दबा के लाइक ठोको। पढ़ाऊंगा नहीं तुमसे। कितना लाइक हुआ सर अभी? 40 है। कितने लोग हैं अभी सेशन में? 100 लाइक करो तभी आगे बढ़ूंगा मैं गुस्सा हो गया हूं, गुस्सा हो गया हूं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा मैं आगे, मैं गुस्सा हो चुका हूं। 100 लाइक ठोको तभी आगे बढ़ूंगा मैं। 100 लोग और 40 लाइक है, बड़ा नाइंसाफी है, बड़ा नाइंसाफी है। मैं बढ़ूंगा ही नहीं आगे। तुम 100 लाइक ठोकोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। और अपने अपने लोकेशन भी लिखो, कहां से हो आप, किस सिटी से हो, स्टेट नहीं, किस सिटी से हो। अंकित साहब बताइएगा तो कौन से सिटी वाले हमको ज्यादा फॉलो करते हैं, ताकि हम वहां आए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। किस सिटी से हो आप लिखो। आज सिविल गुरुजी इंडिया में करीब 17 लोकेशन पे अवेलेबल है। 5-7 लोकेशन 2-4 महीनों में और खुल रहे हैं। उम्मीद करते हैं हम इस ईयर के एंड तक ऑलमोस्ट इंडिया कवर कर चुके होंगे, इटसेल्फ साउथ ऑल्सो। बिल्ट अप एरिया बिल आया, कितने लाइक हुए?
90 हो गए, बस 10 और बचे हैं। लोगों को बुलाओ, घर वाले को बुलाओ, मम्मी थोड़ा सा चालू करके लाइक कर दो, तो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। स्लैब रेट बिल तभी बढ़ाऊंगा मैं, स्लैब रेट बिल। तो समय ना गवाएं, आज हमारे मित्र की शादी है, वहां भी जाना है। फिर भी हम देखो, आज हमारे मित्र की शादी है, फिर भी हम खड़े हैं आपको सिखाने के लिए, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको सिखा के रहेंगे। हमने डेट पहले फिक्स किया था, शादी बाद में आए, तो भैया इंपॉर्टेंस दोस्त है, तो दोस्त के साथ साथ आप भी हैं, जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। हो गए सर 100? अरे नेपाल 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 वाले भाई, नेपाल वाले का नंबर भी लिख दो यार। एक्चुअली क्या होता है कि नेपाल का गवर्नमेंट के रूल थोड़े से अलग है ट्रेनिंग के मॉड्यूल को लेके, इसलिए हम अभी चालू नहीं कर पा रहे हैं नेपाली बहुत जल्दी। मतलब उम्मीद करते हैं कि मार्च, अभी फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून के आसपास हम नेपाल पहुंच जाएंगे। और नेपाल से बहुत सारे नियरेस्ट हमारे वेस्ट बंगाल में कलकत्ता है, बिहार में औरंगाबाद है, पटना है, उसके बाजू में लखनऊ है, लगे हुए हैं। कौन सा वीजा लगना है आपको? इंडिया है, बट ट्रेन बस पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, ट्रेन रूट तो ट्रेन पकड़ो, पहुंच जाओ पटना, औरंगाबाद, कोलकाता या लखनऊ, सब लगा के रखे हैं आपके बॉर्डर से। हो गया सर 100? 97। सिर्फ 3 और लाइक करने हैं। जो भाई जो नए आए हो तुरंत लाइक ठोक दो, ताकि मैं सत्संग को आगे बढ़ा सकूं। अरे सेंचुरी, बस 100 लाइक के लिए हम रुके हैं, 100 लाइक के लिए हम आप रुके हैं। 3 और। बिल्डअप एरिया स्लैब रेट बिल, जितने जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट, जो इंडिविजुअल घर बनाते हैं। हो गया सब? ये थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। देखो यही हमारी खुशी है यार, आपका लाइक हमारे लिए खुशी है। ना हमको इससे पैसा मिलना है, ना हमको इससे प्रमोशन होना है, हमारा सिर्फ एक ही पसंद है कि हम जो काम कर रहे हैं आप उसको पसंद कर रहे हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिल्डअप एरिया स्लैब रेट बिल किस पे डिपेंड करता है? स्लैब रेट बिल डिपेंड करता है सबसे पहले टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में। आइटम वाइज बिल और स्लैब रेट बिल में बेसिक डिफरेंस यही है। आइटम वाइज बिल क्या है? जैसे कि हम ओला बुक करते हैं, ओला बुक करते हुए हमको डेस्टिनी हमारा फाइनल होता है, लेकिन फिर भी यदि हम उसको 2-4-10 किलोमीटर और आगे पीछे घुमा देना तो ओला वाला गुस्सा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको तो पैसा मिलेगा ही ना, जितना वो चलेगा। मीटर रीडिंग, वो जो मीटर डाउन वाला ऑटो आता है, मीटर डाउन के जितना किलोमीटर चलाना है चलाओ, जितना किलोमीटर चला लोगे उसके हिसाब से बिल बन जाएगा। लेकिन स्लैब रेट बिल ऐसा नहीं होता। स्लैब रेट बिल में पहले तय करना होता है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में हमको डेस्टिनी पहले तय करना होता है, हमको टिकट फिक्स करना होता है पहले कि हमको कहां तक का टिकट चाहिए। सेम वैसे ही स्लैब रेट बिल, हमको पहले ड्राइंग्स, उसका स्पेसिफिकेशंस, उसके हर एक मटेरियल्स का स्पेसिफिकेशन फाइनल करना होता है कंप्लीट वर्क चालू करने से पहले। फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आपने बिल्डर्स के यहां देखा होगा, एक बिल्डिंग जैसा बन रहा है सेम दूसरे बिल्डिंग भी वैसे ही बनते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो एक फ्लोर जैसा बना है, सेम ऊपर वाले फ्लोर भी उसी वही मटेरियल वही पैटर्न से बन रहे हैं। उन सब जगह हम स्लैब रेट बिल परफॉर्म करते हैं जिस समय रिपीटेशन ऑफ वर्क होता है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, जिस समय रिपीटेशन ऑफ वर्क होता है, एक ही काम को बार बार दोहराया जाता है, उसी तरीके का बिल्डिंग बार बार बन रहा है, तो एक बिल्डिंग का हम आइटम वाइज बिल बना के डिटेल में अमाउंट निकाल लेते हैं, जिसको हम प्रोजेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, या आप इसको प्रोजेक्ट डिटेल एस्टिमेशन भी कह सकते हो। फाइनल डिटेल्ड एनालिसिस करके हम प्रोजेक्ट का बजट निकाले। उस प्रोजेक्ट के बजट के बाद सारे बिल्डिंग तो वैसे ही बनने हैं, तो बस हम कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे पास पहुंचो, 10 दिन मेरे यहां रुको और बताओ कितने रुपए चार्ज करोगे, तो अभी आपको आइडिया नहीं है कि आपको मेरे पास तक पहुंचने के लिए और मेरे साथ 10 दिन रुकने के लिए कितना रुपए खर्चा होगा। तो तब क्या करोगे आप आइटम वाइज बिल बनाओगे कि जितना आपको आपके घर से रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए, फिर रेलवे स्टेशन का टिकट, वहां पर चाय नाश्ता का खर्चा, यहां पहुंचोगे फिर यहां रहना खाना घूमना, इससे खर्चे मिला के 10 दिन हो जाएगा। आप हर दिन का बिल बनाते जाओगे, कितना रुपए खर्चा हुआ, कितना रुपए खर्चा हुआ। आपने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया कि भाई मेरे पास तक आने के लिए कितना रुपए खर्चा होता है, तो उस समय आप आइटम वाइज बिल बना रहे हो। लेकिन जब हमको मैं नेक्स्ट टाइम बुलाया कि भाई साहब एक बार और आ जाओ यार, सेम डे सेम पैटर्न सेम तरीका, वही काम फिर से करेंगे, तो फिर आप बोलोगे सर पिछले बार 12,000 रुपए खर्चा हुआ था, एक काम करना 12,000 रुपए फिर दे देना अपने को। तो क्या हो रहा है, आपने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया किसी काम का, वही काम एज इट इज फिर से रिपीट हो रहा है, वही 10 दिन वही ट्रैवलिंग पैटर्न, तो आप फिर से मेरे से 12,000 रुपए ही क्लेम कर लोगे, फिर से बिल नहीं बनाओगे। सर फिर से इतना मेहनत आपसे चेक करवाऊं, बिल बनाऊं, 12,000 रुपए तय था ना, आपने भी चेक किया था पिछली बार, हमने भी मेहनत किया था। अब आप हर बार जब भी आप बुलाओगे तो 12,000 रुपए हमको पे करते जाना सेम पैटर्न के लिए। समय बढ़ेगा तो रेट बढ़ेंगे, वो चीजें सेकेंडरी मैटर है, वो हम थोड़ा दूसरे क्लास में देखेंगे, जिसको हम प्राइस एस्केलेशन बोलते हैं। लेकिन यदि रिपीटेशन ऑफ वर्क होता है तो हम बिल्डअप एरिया स्लैब रेट बिल बोलते हैं उसको, जो डिपेंड करता है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। 12,000 रुपए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट,
तो 12,000 रुपए पहली बार बनाने के लिए आइटम वाइज बिल बनाएंगे, फिर मल्टीपल टाइम यदि वही काम हो रहा है तो हम स्लैब रेट बिल बनाते जाएंगे। बिल्टअप एरिया पे डिपेंड करता है, रिलेशंस डिपेंड करते हैं इस पे क्या काम कर रहे हैं, उसको एक फॉर्मूला होता है उसको बनाने के लिए बताऊंगा मैं। रेट ऑफ प्रोजेक्ट निकालना होता है, जैसे कि आपने सुना होगा 1400 रुपए, 1400 रुपए पर स्क्वायर फीट, आपने सुना है 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट बिल्डिंग बनाने का विथ मटेरियल। लेबर रेट आपने सुना होगा 200 रुपए, 170 रुपए, 150 रुपए, 210 रुपए, 250 रुपए पर स्क्वायर फीट लेबर रेट है स्ट्रक्चर कंप्लीट करने का। तो ये रेट आता कहां से है, निकलता कहां से है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको मैं आपको एक छोटा सा बेसिक बताता हूं। हमने आज तक जो सुना है 1200-1400 रुपए, ये हमने डायरेक्ट सुना है। अरे ये आ गया, अनहाइलाइट है तो चलो यहां से काम कर लेता हूं। कि प्रोजेक्ट कॉस्ट हमने पूरा मेहनत किया, हमने पूरा कैलकुलेशन किया अपने बिल्डिंग का, और हमारे बिल्डिंग का कॉस्ट आ रहा है 20 लाख रुपए। एक बिल्डिंग हमने बनाई, पूरा उसका डिटेल एस्टिमेशन निकाला, रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आया 20 लाख रुपए, उस बिल्डिंग को बनाने में खर्चा लगेगा। अब बिल्डअप एरिया, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का बिल्डअप एरिया है मान लेते हैं 1400 स्क्वायर फीट, 1400 स्क्वायर फीट है। प्रोजेक्ट बिल्डअप एरिया कितना है 1400 स्क्वायर फीट, अंगे सर कैलकुलेट करेंगे ना 1400 स्क्वायर फीट। तो रेट ऑफ प्रोजेक्ट पर यूनिट, रेट कैसे निकलेगा, रेट निकालने के लिए हम करेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय बिल्टअप एरिया। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 1400 कितना रुपया, 20 लाख डिवाइडेड बाय 1400, वन फोर टू 8.57। एक ही मैं लमसम एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये जो 1428 रुपए 57 पैसे आया, ये है आपका पर स्क्वायर फीट का रेट, पर स्क्वायर फीट का रेट। जो आपने मार्केट में सुना है 1500 रुपए स्क्वायर फीट हम लेंगे, पर स्क्वायर फीट लेंगे, 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट लेंगे। ये 1500 आता कहां से है, ये वही प्रोसेस है। लेकिन मार्केट बहुत सारे आप कॉन्ट्रैक्टर को बोलोगे तो ये भैया 1500 रुपए क्यों ले रहा है तू 1450 रुपए क्यों नहीं ले रहा है, 1490 रुपए क्यों नहीं ले रहा है, 1510 रुपए क्यों नहीं ले रहा है। तो बोलते भैया मार्केट का यही रेट है। अबे ये रेट ही नहीं है, मैटर है प्रोजेक्ट कॉस्ट और उसका कवर एरिया। प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालते हैं पहले, प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालने के बाद एरिया चेक करते हैं क्या एरिया होगा उस बिल्डिंग का, उसके बाद इस फॉर्मूले से ये रेट निकलता है। और बस यही इंजीनियर और ठेकेदार को अलग करता है। यही आप भी मार्केट में क्या हो रहा है कोई मैटर नहीं करता, सिस्टम क्या कहता है ये आपको आना चाहिए। और इस भर भर के सिखाया मैंने, इसको एक्सेल में बनाना, इसको मेजरमेंट बुक बनाना, सब मैंने भर भर के सिखाया। चाहे ऑफलाइन में भी हम आपको सिखाते हैं, ऑनलाइन में रहो तो ऑनलाइन में भी हम आपको सिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेज, फिर पेमेंट करना है, रेट निकाल दिए, पेमेंट करना है। तो हमने आइटम वाइज बिल में बिलिंग साइकिल की बात की थी, 7 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में, 30 दिन में, 3 महीने में हम पेमेंट कर देंगे। यहां पे पेमेंट बिलिंग साइकिल में नहीं होता, यहां पे पेमेंट स्टेजेस में होता है। स्टेज ऑफ बिल फॉर पेमेंट बाय प्रोसेस, बाय परसेंटेज, स्टेजेस वाइज पेमेंट होते हैं। जैसे कि यहां पे 20 लाख रुपए हमको पेमेंट देना था, हमको यहां पे 20 लाख रुपए पेमेंट देना है भाई। प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख रुपए है तो 20 लाख रुपए पेमेंट करना है, सो सिंपल। 20 लाख रुपए हमको पेमेंट करना है, जितना प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उतने तो पेमेंट करेंगे हम। अब 20 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं तो 20 लाख रुपए कैसे दें, 20 लाख रुपए कैसे दें, वही वाली कहानी, 12,000 रुपए वाली कहानी कि मैं आपको यहां आना है तो मैं आपसे 12,000 रुपए चार्ज, आप मेरे से 12,000 रुपए चार्ज कर रहे हो, लेकिन वो 12,000 रुपए मैं कब दूंगा आपको, मैंने एडवांस दे दिया आपको 12,000 रुपए, ये लो भाई साहब 12,000 रुपए, अब आ जाओ। आप मेरा फोन उठाना बंद कर दिए, नंबर चेंज, 200 रुपए में नया सिम आ जाना है, 12,000 रुपए 11,800 रुपए फायदा हो गया आपको, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो ये 2 लाख रुपए कब दें, तो इसका स्टेजेस बांधेंगे फिर कि वो 12,000 रुपए देने के लिए
जब आप टिकट बुक करवा लोगे तो मैं आपको उतना कुछ परसेंटेज दे दूंगा, 10-20% दे दिया मैं आपको टिकट बुक कराने का। जब आप यहां पहुंच जाओगे तो मैं आपको फिर से 20% दे दिया। आप यहां रूम बुक कर लोगे 10 दिनों के लिए तो मैं आपको कुछ परसेंटेज दे दिया। आप 6 दिन हो जाएगा तो मैं आपको कुछ परसेंटेज दे दूंगा। 5 दिन और 4 दिन और हो जाएगा फिर मैं आपको कुछ परसेंटेज दे दूंगा। जब आप घर पहुंचने वाले होगे, घर पहुंच जाओगे तो मैं आपको लास्ट फाइनल बिल बना के दूंगा। तो इस तरीके से हम पेमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं स्टेजेस वाइज, स्टेज वाइज, जिसको स्टेज को परसेंटेज बोलते हैं कि 20% आपको बुकिंग करने के बाद दे देंगे। आप टिकट बुक करो, टिकट भेजो, हम आपको 20% पेमेंट रिलीज कर देंगे। आप यहां आ जाओ, अपना लोकेशन भेज दो, हम आपको फिर से 20% पेमेंट रिलीज कर देंगे। आप रूम बुक करवा लो। तो क्या ये स्टेजेस हो गए। आप तो स्टेजेस कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि टिकट बुक करूंगा मेरे को 20% मिल जाएगा, भाई टिकट बुक कर, जल्दी टिकट बुक कर, 20% लेना उनसे चार्ज। तो ये पेमेंट स्टेज, जो स्टेज ऑफ बिल है, ये उसके प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि हम पेमेंट किस समय करेंगे। कैसे करेंगे, एक फॉर्मेट होता है, दिखाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट दूसरा एक कमेंट आ रहा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे निकालें? प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए या टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए आपको एस्टिमेशन बनाना होगा। एस्टिमेशन आपको ड्राइंग रीडिंग आनी चाहिए, जिसका शेड्यूल हो चुका है क्या, क्लासेस इस सेशन में हुआ है, कौन लिया? चेतन से लिए थे, कब, कल, परसों। तो कल तो हरीश सर का हुआ था, तो परसों मतलब डे बिफोर यस्टरडे, आज है 12 तारीख, तो 10 तारीख को एक सेशन लिया गया है। हाँ, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बताया गया, उसी से ही वही पैटर्न है प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालने का। एस्टिमेशन, हर एक चीजों का डिटेल मेजरमेंट करोगे आप, उसको रेट से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि हमको रात में दारू पीना है, पार्टी करना है, हमारे दोस्त का बर्थडे है, तो पार्टी करेंगे सबके सब दोस्त मिलके। मैं नहीं करता, लेकिन कोई लोग तो करेंगे। तो पहले से बजट फाइनल कर दिया हमारे मित्र ने कि कितने लोग हैं भैया, अच्छा 12 लोग हैं, एक आदमी क्वार्टर पी लेगा। तो एक आदमी क्वार्टर मतलब वो कितना होता है, 250 ml, कुछ 200 ml के आसपास, 775 का होता है, मान लेते हैं एक क्वार्टर 250 ml। तो 250 ml एक आदमी पिएगा, तो 4 आदमी मिलकर एक बोतल पी लेंगे 1 लीटर वाला। तो भैया 12 आदमी है, 4 आदमी एक बोतल पियेंगे, तो 12 आदमी 3 बोतल परचेस करना पड़ेगा। 3 बोतल, एक बोतल कितने रुपए का आएगा, 3000 रुपए का एक बोतल आएगा। तो पहले क्या हमने क्वांटिटी निकाला, पहले हमने एक आदमी का क्वांटिटी निकाला, फिर 12 आदमी का क्वांटिटी निकाला। तो 12 आदमी क्वांटिटी में 3 बोतल आया। अब 3 बोतल किस रेट से मल्टीप्लाई होगा, देसी 200-400 रुपए में आ जाएगा, विदेशी 1200-1500 रुपए में आएगा। तो देसी पीना है, अंग्रेजी पीना है, अंग्रेजी में भी कौन सा ब्रांड पीना है, तो उस पर डिपेंड करता है ना कि रेट कौन सा लेना है, उससे प्रोजेक्ट कॉस्ट निकलता है। 3 बोतल मल्टीप्लाई बाई 1500 रुपए, तो 45 रुपए प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया। मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूं। फिर उसका डिस्पोजल, उसका ठंडा पानी, फिर उसका चखना, फिर हैंगओवर के लिए भी व्यवस्था करना पड़ेगा, उल्टी करेंगे तो दवाई भड़ाना ढगाना, बहुत सारा मेहनत। तो वैसे हमारे बिल्डिंग के प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए उसके सीक्वेंस हमको मालूम होने चाहिए कि उसमें क्या क्या काम करने होते हैं। हमको साइट क्लीनिंग करना होगा, हमको एक्सकवेशन करना होगा, हमको सैंड फिलिंग, पीसीसी, ब्रिक वर्क, कंक्रीट, फुटिंग, रेनफोर्समेंट, बैक फिलिंग, बहुत सारा काम करने होंगे। तो वो काम का सीक्वेंस का हमको मेजरमेंट आना चाहिए, जिसको डे बिफोर यस्टरडे ले लिया गया है, और हमने इसको आपको अपने एस्टिमेशन प्रोजेक्ट पे सिखाया है हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल में, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी से आप सीख सकते हो। प्रोजेक्ट कॉस्ट स्टेजेस, बिल ऑफ स्टेज बात कर लिए थे। तो ये है एक बिल का पैटर्न। स्टेज ऑफ बिल किस स्टेज में हो रहा है भैया, प्लिंथ लेवल में हम पेमेंट कर रहे हैं, कितना परसेंट पेमेंट कर रहे हैं, क्या स्लैब रेट है और क्या बिल्टअप एरिया है, बस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा अमाउंट निकल आएगा। सो सिंपल कि किस स्टेज में पेमेंट कर रहे हैं। आइटम वाइज बिल थोड़ा सा तकलीफदायक होता है उसका बिल एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन स्लैब रेट बिल का बिल एब्स्ट्रैक्ट बहुत ही हलवा, ऐसा चुटकी बजाते खत्म होता है। किस स्टेज में प्लिंथ लेवल में पेमेंट कर रहे हैं, कितना 20% पेमेंट कर रहे हैं। स्लैब एरिया, स्लैब रेट कितना है, जो हमने निकाला 1428 रुपए, बिल्टअप एरिया है 1400 स्क्वायर फीट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया इंटू परसेंटेज 20%, हमको अमाउंट निकल के आ गया। वही अमाउंट 20 लाख रुपए का 20% अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं, यदि 20% हम दे रहे हैं तो 20 लाख रुपए का 20% निकालने का एक तरीका दिया गया है। इसके बाद इसका बिल फॉर्म बनाया था। बिल फॉर्म इज द सेम एज आइटम वाइज बिल। जिस तरीके का आइटम वाइज बिल का बिल फॉर्म था, सेम उसी तरीके से स्लैब रेट बिल का भी बिल फॉर्म है। टीडीएस, एसडी, पीजी, हमने ये अभी जस्ट पहले बात किया था, इसलिए मैं इसमें ज्यादा फोकस नहीं दे रहा हूँ। सेम वही पैटर्न और बिल पास हो गया। ये साइनिंग बता देता हूँ, साइन क्या क्या होता है। देखो, एक्सेप्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, पहले कॉन्ट्रैक्टर से साइन करवाओ कि हाँ तेरे को बिल एक्सेप्ट है कि नहीं। उसके बाद देखो, जितना ज्यादा आप बिल में साइन करवाओगे उतना ज्यादा बिल पावरफुल होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने चेक कर दिया, इसको तुरंत पास करो।
एक्सेप्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर को अपसेट है ये मेजरमेंट। उसके बाद बिल प्रिपेयर्ड बाय बिलिंग इंजीनियर, किस बिलिंग इंजीनियर ने प्रिपेयर किया उसका नाम और साइन करवाओ। वेरीफाइड बाय स्टोर इंचार्ज, मटेरियल वाला जो डिपार्टमेंट है, क्या मटेरियल कुछ पैसा वैसा जो काटना था काट वाट लिए हैं कि नहीं, वेरीफाइड बाय स्टोर इंचार्ज, स्टोर इंचार्ज का साइन करवाओ। वेरीफाइड बाय साइट अकाउंटेंट, जो साइट अकाउंटेंट है, यदि पेमेंट वेमेंट पहले से कुछ एडवांस दिए होंगे तो भी एडवांस में वो लिखा गया है कि नहीं, पेड अमाउंट बाय कैश चेक अप टू डेट, आज तक जो पेमेंट दिए हैं वो यहां लिखा है कि नहीं साइट अकाउंटेंट का। फिर उसके बाद है अप्रूव्ड बाय साइट इंचार्ज, जो वहां प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो जनरल मैनेजर, जो भी उस प्रोजेक्ट का हेड है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उससे साइन करवाओ कि वो पूरा क्वालिटी चेक कर लिया है, स्कोप ऑफ वर्क चेक कर लिया, एग्रीमेंट चेक कर लिया, उसी के हिसाब से पेमेंट जा रहा है, इसको साइन है। अब इसको भेज दो हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में चेक होता है चेक्ड एंड अप्रूव्ड बाय एचओ इंजीनियर। ये जो हेड ऑफिस में बिलिंग इंजीनियर होता है ना, ये मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट ही होती हैं। तो जितने फीमेल यदि मुझे देख रही हो तो उसके लिए सबसे अच्छा जॉब पोस्ट होता है बिलिंग का। तो जो एचओ में बस ऑफिस में बैठ के लोगों को चमकाने का ही काम है, बस उनको दो काम बहुत अच्छे से आना चाहिए, ड्राइंग को पढ़ के बिल बनाने आना चाहिए, और दूसरा डीपीआर से डेटा एक्सट्रैक्ट करने आना चाहिए कि हम इस कॉन्ट्रैक्टर का, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर का डीपीआर से जो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करके चेक कर ले कि इतने अमाउंट तक का काम उसका होगा कि नहीं। अप्रूव्ड बाय बिलिंग इंजीनियर एचओ का, एचओ साइन कर दे, एचओ का बिलिंग इंजीनियर साइन करता है। फिर वेरीफाइड बाय एचओ अकाउंटेंट, जो एचओ का अकाउंटेंट है वो साइन कर देगा कि ये जो लिखा है सांठ गांठ तो नहीं है, कम तो नहीं लिख दिया है, इसको चेक करने के लिए एचओ का अकाउंटेंट चेक करेगा। उसके बाद एमडी के चेक के बाद जो भी आपका मैनेजिंग टीम होगा, जो भी हेड टीम होगा ऑफिस में, वो साइन करके कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट हो जाएगा। आना चाहिए, नहीं आता तो सीख लो। बात करते हैं आगे, कितने लोग हैं सर? भी 100 लोग हैं, लाइक वाइक बराबर है। दूसरा आंसर डाउट था कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये यार तुमने लेट कर दिया, इसको मैंने ना कब लिया हूं मैंने लिया ना टेंडर 9 तारीख को। 9 तारीख को मैंने टेंडर पढ़ाया है, कॉस्ट प्लस टेंडर, उसको मैंने डिटेल में समझाया वहां पे, आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर को मैंने डिटेल में समझाया। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपने काम लिया है, उसमें जो भी एग्जैक्ट खर्चे होंगे वो क्लाइंट आपको पेमेंट करेगा, प्लस उस खर्चों का कुछ परसेंटेज आप अपनी फीस, प्रॉफिट या सर्विस चार्ज के नाम से आप उसे चार्ज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फीस आफ्टर ऑल एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंसेस, मटेरियल, इक्विपमेंट और लेबर का होने के बाद, दैट्स कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो डिटेल में मैंने समझाया है अपने प्रीवियस लेक्चर पे, जो कि आज से 3 दिन पहले था। मतलब आज 12 तारीख, 11, 10, 9 तारीख को मैंने लिया है। टेंडरिंग डे पे मैंने उसको डिटेल में, चार सेशन है, दबा के देखना उसको। नेक्स्ट बात करते हैं सीपीडब्ल्यूडी। टाइम क्या हो रहा है? 10 पर। बाप रे, सीपीडब्ल्यूडी एंड गवर्नमेंट बिल बहुत लंबा खींच दिया क्या मैं? भाई 20 मिनट का सेशन हमको मिलता है, लेकिन हम 1 घंटा पढ़ा देते हैं। हमको कहा गया हमको 20 मिनट में ही कंप्लीट करना है इसको। ठीक है, चलो आप लोग के साथ थोड़ा और सही। सीपीडब्ल्यूडी एंड गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल में हमको डिपेंड करता है सबसे पहला मोड ऑफ मेजरमेंट एज पर आईएस कोड 1200 आईएस कोड को 17 पार्ट है, डाउनलोड कर लेना, गूगल में अवेलेबल है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। नहीं समझ आए कोई दिक्कत नहीं, सिविल गुरुजी है यहाँ पे सिखाने के लिए। मोड ऑफ मेजरमेंट आज दोपहर का 1 बजे चेतन शर्मा जी आपको सिखाएंगे किस किस तरीके से कौन कौन से आइटम का मेजरमेंट किया जाता है बिल के लिए। मोड ऑफ मेजरमेंट, ज्वाइंट मेजरमेंट बुक। देखो गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट के कंसल्टेंट हैं, जिसको हम सीपीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, वो दे आर कंसल्टेंट। वो कंसल्टेंट के जो जेई होते हैं, जिसको हम साइट इंजीनियर कहते हैं, जो जूनियर इंजीनियर होते हैं ना, जो सब इंजीनियर होते हैं, वो कैटेगरी एज पर द सेम एज साइट इंजीनियर, वो गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए गए साइट इंजीनियर है, जो आपके साइट पे आएंगे और मेजरमेंट लिखेंगे हर दिन का। तो उनको जेई का काम होता है उनका मेजरमेंट बुक भरना, लेकिन उसको सपोर्ट करना, क्योंकि थोड़े से कामचोर होते हैं वो, उनके पास बहुत सारा जबरदस्ती का ओवरलोड होता है। तो उस ओवरलोड को कम करने के लिए जो बिलिंग इंजीनियर होता है या फिर जो साइट इंजीनियर्स हैं कंपनी के साइड से, उनका काम होता है ज्वाइंट मेजरमेंट बुक, जिसको ज्वाइंट मेजरमेंट रिपोर्ट भी कहते हैं, ज्वाइंट मेजरमेंट शीट भी कहते हैं। मेजरमेंट बुक जो काम होता जा रहा है उसका मेजरमेंट पहले से ही लिखते चलना, जिससे कि जेई को तुरंत लास्ट में चेक करवा के, भैया तू जल्दी लिख छाप इसको, तुरंत साइड जाने की जरूरत नहीं है, चल 10-15 मेजरमेंट जाके चेक कर लेते हैं और बाकी छाप दे इसको जल्दी से। तो उसके लिए ज्वाइंट मेजरमेंट बुक हमको मेंटेन करना होता है हमारे साइट का। शेड्यूल ऑफ रेट, जैसे हमने आइटम वाइज बिल में बात किया था, स्कोप ऑफ वर्क के बाद रेट, तो वैसे ही गवर्नमेंट में भी शेड्यूल ऑफ रेट पहले से प्री डिफाइंड होते हैं।
सीपीडब्ल्यूडी बात करेंगे तो सीपीडब्ल्यूडी के रेट्स फाइनल है। स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट्स के हर एक डिवीजन के अपने शेड्यूल ऑफ रेट है, उस शेड्यूल ऑफ रेट से हम उस शेड्यूल ऑफ रेट से मल्टीप्लाई करके हम बिल बनाएंगे। उसके बाद बात करते हैं बिल बुक। हमको बिल बुक एंट्री करना होता है। कैसा, मैंने आप लोग के लिए इसको निकाल के लाया है। कहां मिलेगा? ये है ज्वाइंट मेजरमेंट बुक, कि आप हर एक चीजों का मेजरमेंट लेते चल रहे हो कि साइट पहला आइटम साइट क्लिंग कितना हुआ, अभी आपका साइट का एरिया, साइट क्लिंग, फुटिंग का F1 फुटिंग, F2 फुटिंग का, एक्सकवेशन का क्या डायमेंशन है, आप इस ज्वाइंट मेजरमेंट को भरते चलते हो। सैंड फिलिंग हुआ है तो सैंड फिलिंग का क्या मेजरमेंट है, पीसीसी हुआ है तो पीसीसी का क्या मेजरमेंट है, फुटिंग कर रहे हैं तो फुटिंग का, कॉन्क्रीटिंग का क्या मेजरमेंट है, उसका जो नीचे का जो रेक्टेंगल होता है, ऊपर का फर्स्ट टर्म, इसको ट्रेपेजोइडल फुटिंग कहते हैं, उसका क्या, किस टाइप से मेजरमेंट करके उसका क्या क्वांटिटी आया है। F2 फुटिंग का रेक्टेंगल और उसके ट्रेपेजोइडल, जो फर्स्ट टर्म टॉप कहते हैं, उसका क्या मेजरमेंट, टोटल क्वांटिटी कितना हुआ, फिर उसमें शटरिंग कितना लग रहा है, फुटिंग में शटरिंग कितना लग रहा है, F1 फुटिंग और F2 फुटिंग का शटरिंग कितना लग रहा है, पेडेस्टल कॉलम पे फिर कंक्रीट कितने लग रहे हैं। इसी तरीके से पूरा बिल्डिंग का हर एक मेजरमेंट, ग्राउंड बीम, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, लिंटल बीम, डोर, विंडो, ग्रिल्स, स्लाइडिंग विंडो, प्लम्बिंग आइटम, टाइल, फ्लोरिंग, सब का हमको हमारा ज्वाइंट मेजरमेंट शीट बनाने होते हैं। ज्वाइंट मेजरमेंट शीट हमको बनाने होते हैं। ब्रिक वर्क अप टू स्लैब, बिन, बॉटम, 100 mm, हाफ थिक वॉल है तो उसके लिए एरिया कैलकुलेट होता है, उसके लिए वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं होता, एज पर दी गवर्नमेंट रूल। तो जो उनका मोड ऑफ मेजरमेंट है कि हाफ थिक वॉल होगा, उसका एरिया कैलकुलेट करोगे आप। तो सबका एक एक मेजरमेंट हमको करना होता है डिटेल पे, जिसको मैंने कंप्लीट डिटेल पे सिखाया अपने बिलिंग के कोर्सेज में, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। इसके बाद हमको बिल बुक बनाना होता है। मेजरमेंट हो गया, इस यहां पे देखो कहीं रेट की बात नहीं कर रहे हैं, मेजरमेंट बुक में रेट की बात नहीं कर रहे थे हम आइटम की बात करते हैं, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट और कंटेंट, एरिया। इसके बाद हमको बिल बुक बनाना होता है। बिल बुक में अगेन मेजरमेंट नहीं आता, बिल बुक में आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी किया गया है, किस मेजरमेंट बुक से लिया गया है, किस पेज में लिखा गया है, कौन सा आइटम है, कितनी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर रेट से मल्टीप्लाई करके उसका टोटल अमाउंट आ जाता है। टोटल, प्रीवियस और प्रेजेंट। पहला बिल नंबर 1 है इसलिए प्रीवियस जीरो है, भैया प्रीवियस बिल बना ही नहीं है, बिल नंबर 1 में प्रीवियस तो हमेशा जीरो ही होगा। तो टोटल बिल कैसे निकालते हैं, प्रीवियस बिल कैसे लिखते हैं, ये बिल बुक बनाते कैसे हैं, सब आपको आपके बिलिंग कोर्स में सिखाया गया है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ये हमको एज अ बिलिंग इंजीनियर, जब हम गवर्नमेंट में बिलिंग इंजीनियर होते हैं, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, काम यही है, मेजरमेंट लिखना है, बिल बनाना है, मेजरमेंट लिखना है, बिल बनाना है, मेजरमेंट लिखना है, बिल बनाना है, बस इतनी सी काम, छोटा सा काम। जो बीओक्यू में है उसको कंटिन्यू लिखते हैं, जो नॉन बीओक्यू उसका नॉन बीओक्यू बनता है, लेकिन बनता ऐसी है, रेट वहां पे एनालिसिस होगा जो नॉन बीओक्यू आइटम है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट बिल, तो सीपीडब्ल्यूडी बिल की बात कर लिए, बिल बुक की बात कर लिए, और शेड्यूल ऑफ रेट के बाद बिल बुक। नेक्स्ट आता है रिकॉन्सिलेशन बिल। रिकॉन्सिलेशन बिल तब जब गवर्नमेंट हमको मटेरियल सप्लाई कर रहा है, गवर्नमेंट मींस क्लाइंट जब हमको मटेरियल सप्लाई करता है, उस कंडीशन में हमको रिकॉन्सिलेशन बिल बनाना होता है। और जब रिकॉन्सिलेशन बिल हमको नहीं बनाना, जब गवर्नमेंट हमको या क्लाइंट हमको मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा है, हमारी कंपनी खुद मटेरियल परचेस करके काम कर रही है, तब हमें अपनी कंपनी को मॉनिटर करने के लिए मटेरियल यूज्ड क्वांटिटी एज पर थियोरिटिकल, इसको क्वांटिटी सर्वे कहते हैं, और रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट हमको मेंटेन करना होता है, जिससे कि हम अपनी कंपनी की बारीकियों को अपनी कंपनी की मटेरियल वेस्टेज को कंट्रोल कर सकें, कंपनी की मटेरियल वेस्टेज को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि मटेरियल का वेस्टेज जितना कम होगा उतना आपकी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा। रिपीट करता हूं मैं, जितना मटेरियल का वेस्टेज कम होगा उतना ज्यादा आपकी कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो इसलिए हम मटेरियल को भी कंट्रोल करने के लिए ऑडिट, इट्स रिकॉन्सिलेशन इज टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग। आपने सुना है ऑडिट होता है, छापा पड़ता है, ऑडिट होता है कंपनियों में, बस वही काम है यहां पे, छापामारी अभियान, बस इसको हम थोड़ा सा प्रोसेस में लाते हैं, हर महीने चेक करते हैं, हर बिल में चेक करते हैं। रिकॉन्सिलेशन बिल कैसे बनाते हैं? क्वांटिटी ऑफ यूज मटेरियल। क्वांटिटी ऑफ यूज मटेरियल बनाने के लिए हमको लिस्ट ऑफ आइटम एग्जीक्यूटेड, कौन कौन सा हमने काम किया है,
क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल, कंक्रीट करने के लिए हमको कितना मटेरियल लगा है, सैंड सीमेंट एग्रीगेट कितना लगा है, ब्रिक वर्क करने के लिए कितना हमको ब्रिक सैंड सीमेंट लगा है, पेंटिंग कर रहे हैं तो उसमें कितना पुट्टी व्हाइट वॉश और पेंट लग रहा है, कितना प्राइमर लग रहा है, ये सब का हमको डिटेल क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल कैलकुलेट करना पड़ता है। कंजप्शंस एज पर थ्योरेटिकली हमको चेक करना पड़ता है, प्रैक्टिकली नहीं। प्रैक्टिकली तो आप बोल रहे हो कि हाँ नुकसान हो सकता है, नुकसान हो सकता है, लेकिन थ्योरेटिकली कोई नहीं कहता नुकसान, तो हमको पहले थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना पड़ता है एज पर द क्वांटिटी सर्वे फॉर्मूला, कि कौन कौन सा काम कर रहे हो, उसके यूनिट्स क्या है और उसका रेशियो क्या है, उसके हिसाब से हम यहां पे क्वांटिटी निकालते चलते हैं कि सैंड में कितना सैंड फिलिंग करेंगे, ब्रिक में कितना कितना सैंड सीमेंट और एग्रीगेट ब्रिक लगेगा, एग्रीगेट में कंक्रीटिंग में कितना सैंड सीमेंट और एग्रीगेट लग रहा है। हमको पूरे आइटम जो जो आपने परफॉर्म किए हैं उसमें कौन कौन से मटेरियल यहां लगते हैं, हमको इसकी क्वांटिटी निकालनी होती है। इसको हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड, कितना मटेरियल हमने उस पर्टिकुलर बिल में यूज किया है, कितना मटेरियल, कितना एम क्यूब सीमेंट, कितना एम क्यूब सैंड, कितना एम क्यूब सीमेंट, कितने नंबर्स ऑफ ब्रिक, कितना बैग सीमेंट, कितना केजी स्टील, सब हमको एक एक आइटम का डिटेलिंग निकालना होता है। इसके बाद हम निकालते हैं इसका रिकॉन्सिलेशन रिकॉर्ड। जब हम अपने किसी बिल्डर के यहां काम कर रहे हैं या हमारी खुद की ही कंपनी हो, हम या फिर किसी बिल्डर के यहां जॉब कर रहे हैं, उस कंडीशन पे आपको निकालना होता है रिकॉन्सिलेशन रिकॉर्ड की डिटेल्स ऑफ मटेरियल। हमें अपनी कंपनी को बताना होता है कि आपने हमारे पास कितना सीमेंट भेजा था, रिसीव्ड क्वांटिटी, रिसीव्ड क्वांटिटी कितनी थी। मैं यहां थोड़ा सा लिख के बताता हूं, चालू कर। मान लेते हैं रिसीव्ड क्वांटिटी 100 बैग सीमेंट था, 100 बैग सीमेंट का बैग आया हमारे पास। यूज्ड क्वांटिटी हमने 80 बैग यूज कर लिया। इसके जस्ट पिछले वाले डेटा से, पिछले वाला जो हमने यूज क्वांटिटी डिटेल निकाला था, 80 बैग हमने यूज कर लिया। फिर डिफरेंट इन क्वांटिटी, तो हमारे पास 20 बैग बचना चाहिए ऑन स्टॉक, हमारे पास 20 बैग होना चाहिए एज पर थ्योरेटिकल। स्टॉक ऑन साइट, रियल साइट में कितना है, कितने में काम हो चुका है और कितना आपके स्टोर में बचा हुआ है, हमने चेक करवाया, स्टोर इंचार्ज को भेज के जाओ चेक करके आओ, तो बोला 18 बैग है सर हमारे पास अवेलेबल है। फिर बोल रहा है तो भैया वेस्टेज ऑफ मटेरियल कितना वेस्टेज हो गया, 2 बैग वेस्ट हो गया। 20 होना चाहिए था, 18 है, 2 बैग वेस्ट हो गया। कहां वेस्ट हो गया भैया, कॉलर पकड़े साइट इंजीनियर का, स्टोर इंचार्ज का, भैया बता कहां वेस्ट हो गया, बेच दिए क्या, घर ले गए क्या, कहां खपत हो गया। तो बोला सर रिपेयरिंग में निकल गया वो, या स्टोर में रखे थे एक बैग सेट हो गया, खराब हो गया। तो किसकी गलती, जिसकी गलती है उस पर लगाम लगाओ, क्योंकि आपको साइट पे रखा ही गया है ना, आपको साइट पे भेजा क्यों गया है, ताकि आप मॉनिटर कर सकें, आप क्वालिटी मेंटेन कर सकें, आप वेस्टेज को कंट्रोल कर सकें। आप बोले वेस्ट हो रहा है, अबे वेस्ट हो रहा है तो भाग यहां से, तेरी क्या जरूरत फिर। तो वो जब उसको सिस्टम को सिस्टमाइज करने के लिए एज ए लीडर हमको मॉनिटर करना पड़ता है, वो मॉनिटरिंग का प्रोसेस है। ये जब तक चेक नहीं करेंगे, जिस काम को मॉनिटर नहीं किया जा सकता उस काम को अपग्रेड नहीं किया जाएगा। तो मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो मॉनिटर करने के लिए हमको पता चल गया 2 बैग वेस्ट हुआ, किन किन कारणों से वेस्ट हुआ। अच्छा तुम्हारे स्टोर में लीकेज है, कोई बात नहीं यार सीट चेंज कर दो, हम सीट चेंज करा देंगे। यदि कोई सीपेज हुआ तो रिपेयरिंग ज्यादा हो रहा है, क्यों रिपेयरिंग ज्यादा हो रहा है, सर ठेकेदार का शटरिंग खराब है। अबे शटरिंग खराब है, बुला साले को, फाइन लगाओ उसके ऊपर, शटरिंग खराब है हमारा, सीमेंट खराब कर रहा है तो हम उसके ऊपर फाइन लगाएंगे, शटरिंग चेंज कर, नया शटरिंग ला। शटरिंग का 6 बार का रिपोर्ट रिपीटेशन है, यदि हम प्लाई यूज कर रहे हैं तो शटरिंग खराब है तो उसके खराबी में हम क्यों भुगते। तो मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। वेस्टेज, अब इसके बाद वेस्टेज कितना परसेंटेज हुआ, बताओ बताओ कितना प्रतिशत वेस्ट हो गया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। 2 बैग सीमेंट वेस्ट हो गया है, 100 बैग हमने लाया था जिसमें से 80 बैग हमने यूज कर लिया है, तो कितना प्रतिशत वेस्ट हो गया है, परसेंटेज ऑफ वेस्टेज बताओ यहां पे, परसेंटेज ऑफ वेस्टेज कितना परसेंट वेस्ट हो गया है। जल्दी जल्दी, समय नहीं हमारे पास, पनवेल निकलना है मेरे को। फिर वेस्टेज ऑफ मटेरियल, 100 बैग हमने रिसीव किया था, 80 यूज हो गया है, 20 हमारे साइड पे होना चाहिए था लेकिन 18 ही है, तो 2 बैग हमारा वेस्ट हो गया है। तो कितना प्रतिशत वेस्ट हो गया है, आएगा सर कमेंट। 2% लिख रहे हैं लोग, 2%, 2%, 2.5%। वे मिस्टर चौहान कुमार जी ने सबसे सही लिखा है 2.5% चचा, 2.5%। क्यों, जितना मटेरियल यूज किए हो उस मटेरियल के कारण तो वेस्ट हुआ है। 80 बैग यूज करने के कारण वेस्ट हुआ है ना, अभी तो यहां का बैग हमने छुआ भी नहीं था। तो हम 80 बैग यूज करने के कारण, 80 बैग यूज करने के कारण
2.5% ही 80 बैग यूज करने के कारण 2 बैग यूज हुआ है, तो हम रिलेशन 80 बैग से निकालेंगे 2 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100, तो वहां से आएगा 2.5%। 2.5% वेस्ट हो गया है, 2.5% वेस्ट हो गया है, तो 2.5% वेस्टेज। तो हमेशा वेस्टेज यूज्ड क्वांटिटी से निकालते हैं, बस इसका एक फॉर्मेट है। इसका फॉर्मेट, कौन कौन सा मटेरियल आप इस बिल्डिंग में, इस पूरे इस पर्टिकुलर बिल में यूज किए हो, जो मटेरियल अभी हमने क्वांटिटी सर्वे में, जो इसके जस्ट पहले मटेरियल यूज क्वांटिटी से आइटम मटेरियल डालेगा, कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, उसकी क्या क्वांटिटी है, उसको कितना रिसीव किया गया था। स्टोरेज चार्ज को फोन लगाए, अबे भाई साहब ये बताओ, ये कौन जो मटेरियल भेजा हूं लिस्ट, उसमें कितनी मटेरियल पर्टिकुलर रिसीव हुआ है आज तक, वो मटेरियल जो रिसीव हुआ है उसमें से यूज्ड कितना हुआ है, दोनों से डिफरेंस निकाले, डिफरेंस इन क्वांटिटी इतना हमारे पास होना चाहिए था, लेकिन स्टॉक ऑन साइट कितना है हमारे पास, कितना ऑन साइट है या वर्किंग में कितना है जिसका बिल नहीं हुआ है, दोनों को ऐड किए, इन दोनों के डिफरेंस से पता चला वेस्टेज कितना है, और इससे और यूज्ड क्वांटिटी से हमने कैलकुलेट कर लिया वेस्टेज ऑफ परसेंटेज कितना है। बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। रिकॉन्सिलिएशन रिपोर्ट से यहां से हमको परसेंटेज ऑफ वेस्टेज समझ आते जाएगा। जिन जिन चीजों में वेस्टेज है उसके रिमार्क लिखते जाओ, ताकि हम उसको अपडेट करते चले, उसको अपडेट करते चले। हमको जीरो वेस्टेज तक पहुंचना है, तो सॉरी यार, हमको जीरो वेस्टेज तक पहुंचना है, तो जीरो वेस्टेज तक पहुंचने के लिए हमको मॉनिटरिंग लगातार अपने साइट में करनी है, अपने साइट को अपग्रेड करना है। एक समय के बाद आप इतने काबिल हो जाओगे, आपके साइट में एक बैग सीमेंट वेस्ट नहीं होगा, आप इतने काबिल हो चुके होंगे। रिकॉन्सिलिएशन रिपोर्ट, लेकिन यही मटेरियल यदि क्लाइंट भेज रहा होता है, तो क्लाइंट बोलता है मेरे को बिल बना के भेज, ज्यादा वेस्ट किया होगा तो गर्दन काट दूंगा तेरा, तो हम बोलते हैं उसको रिकॉन्सिलिएशन बिल, कि क्लाइंट हमको कुछ मटेरियल वेस्ट करने का परमिशन देता है। सीमेंट 25 लाख से कम हो तो 3%, और सीमेंट 25 लाख से ज्यादा हो, 25 लाख से ज्यादा हमारा टेंडर अमाउंट ना, यदि आप कंस्ट्रक्शन टेंडर अमाउंट 25 लाख रुपए से ज्यादा का है, तो आपको 2% ही मटेरियल वेस्टेज अलाउ है। सेम ऐसे 2% स्टील वेस्टेज अलाउ होता है। तो उसके लिए डिटेल्स फॉर बिल, यूज्ड क्वांटिटी, अगेन सेम वही कहानी, यूज्ड क्वांटिटी हमने 80 बैग यूज किया, हमने 80 बैग यूज किया। वेस्टेज ऑफ मटेरियल 2 बैग वेस्ट हुआ था, परसेंटेज ऑफ वेस्टेज 2.5% वेस्ट हुए थे। परसेंटेज ऑफ परमिसिबल, कितना परमिशन दिया है, यदि 25 लाख रुपए से 25 लाख रुपए से आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट बड़ा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट छोटा है पहले, सॉरी ये 25 लाख रुपए से प्रोजेक्ट कॉस्ट छोटा है, 25 लाख बड़ा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट छोटा है, तो 3% परमिसिबल है। और यदि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 25 लाख से बड़ा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बड़ा है 25 लाख रुपए से, उस कंडीशन में 2% अलाउ है, तो परमिसिबल वेस्टेज है 2%। तो भाई आधा परसेंट हमने ज्यादा वेस्ट कर दिया है, 2% अलाउ था, हमने 2.5% कर दिया है, तो डिफरेंस ऑफ डेबिट 0.5% हमको नुकसान भरना पड़ेगा, ये 0.5% का हमको पेनाल्टी लगेगी। तो 0.5% कितना क्वांटिटी होता है, तो 80 का 0.5%, साहब कैलकुलेट करना, तो 80 का 0.5%, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वेस्टेज 80 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100, 80 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100, दिखाओ ना जनाब मेरे को कैलकुलेटर। 80 0.5 डिवाइडेड बाई 100, 0.4 बैग का हमको पेनाल्टी लगेगा। छोटा एग्जांपल है, इसलिए 0.4 समझ नहीं आएगा, ठीक है ना, दे देंगे 0.4, 300 रुपए का बैग है 0.4, लेकिन ये प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस। तो सेम ऐसे स्टील में भी, तो उसके लिए हमको 2 ही मटेरियल अलाउ है। इसका फोटो खींच लेना तुम लोग आराम से, वीडियो पॉज करके, आगे जब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो इसके बाद रिकॉन्सिलिएशन बिल, हमने पता चल गया हमको 0.4 बैग का पेनाल्टी लगेगा, लेकिन ये तो थ्योरी था, इसको बिल बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट है। तो यहां पे सेम ऐसी मटेरियल, या कौन कौन सा मटेरियल कंपनी सप्लाई कर रहा है, तो सीमेंट और स्टील ही सप्लाई करते हैं वो, उसमें यूज्ड क्वांटिटी कितना है, कितना मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, वेस्टेज क्वांटिटी कितना है, सेम उसी प्रोसेस में मैंने
जो मैंने अभी थ्योरी समझाया था उसी को एक टेबल बना दिए हैं। लास्ट में एवरेज रेट, जो सीमेंट और स्टील जिस रेट से हमने परचेस किया है, अब जितनी बार परचेस किया होंगे उसमें रेट अलग होगा, तो उसका एक एवरेज रेट निकाल लेंगे। उस एवरेज रेट को डिफरेंट क्वांटिटी 0.4 बैग जो बचा था उसको एवरेज रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा बिल निकल आएगा। एकदम बेसिक। अब सोचो 10 मिनट की चीजों को वहां पे 8-7 वीडियो के साथ समझाया गया है। एक ऑफलाइन में हम पूरा एक दिन डिस्कस करते हैं इसको, थोड़ा बहुत डिटेल में समझाया जाता है। जब आप हमारे पास आते हो तो पूरा आपको सिखा के, पढ़ा के, समझा के, लिखा के, याद करवा के, प्रैक्टिस करवा के भेजा जाता है। रिकॉन्सिलेशन बिल एंड द लास्ट वन इज प्राइस एस्केलेशन। 1 घंटा ज्यादा हो गया क्या? चलो लास्ट खत्म करते हैं। प्राइस एस्केलेशन। प्राइस एस्केलेशन तब हम यूज करते हैं जब महंगाई की मार हम पे पड़ जाती है। तो प्राइस एस्केलेशन सिर्फ 5 चीजों पे डिपेंड करता है फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। फर्स्ट वन इज सीमेंट, सेकंड वन इज स्टील, थर्ड वन इज पीओएल, जिसको पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट कहते हैं। पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट। अब एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं यार। सैंड यूज होता है, एग्रीगेट यूज होता है, ब्रिक यूज होता है, बाइंडिंग वायर यूज होते हैं, नेल्स यूज होता है, पेंट यूज होता है, दरवाजे यूज होते हैं, विंडो यूज होता है, टाइल यूज होता है, बहुत सारे मटेरियल, प्लम्बिंग के मटेरियल यूज होते हैं। रेट तो सबके बढ़ते हैं, रेट सबके घटते हैं। तो उस कंडीशन पे हम सिर्फ बड़े बड़े आइटम पे ध्यान देते हैं, जो कि जैसे कि सीमेंट, स्टील, पेट्रोलियम, जो कि इनडायरेक्टली सारे मटेरियल की महंगाई पे डिपेंड करता है, और सभी मटेरियल को एक मिला के कह देते हैं अदर मटेरियल, जिसको बोलते हैं ऑल कमोडिटीज। ये 4 आइटम का हमको बेसिकली ध्यान देना होता है प्राइस के वेरिएशन पे। हम प्राइस के वेरिएशन पे रेट की बात नहीं करते, हम प्राइस के वेरिएशन पे कोफिशिएंट की बात करते हैं। मैं भी आपको सिखाऊंगा कोफिशिएंट कैसे कहां से चेक करते हैं। और फिर लिख द लास्ट वन लेबर्स। यदि बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है तो हमको यही ध्यान देना होता है। यदि रोड का प्रोजेक्ट है तो बिटुमिन एक और पार्ट हो जाता है, क्योंकि रोड में यदि फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो वहां बिटुमिन होगा, तो बिटुमिन के रेट्स के वेरिएशन पे बात करेंगे। तो बिल्डिंग के प्रोजेक्ट की हम बेसिकली इन 5 मुद्दे पे बात करते हैं। सीमेंट, स्टील, पीओएल, अदर मटेरियल, जिसको हम ऑल कमोडिटीज कहते हैं, और लेबर। लेबर आपको सेंट्रल ब्यूरो के प्रेस रिलीज रिपोर्ट से मिलेगा, और बाकी ऐसी चीजें आपको गूगल में टाइप करोगे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो वहां पे एक प्राइस कोएफिशिएंट मिल जाएगा, मोदी जी का फोटो लगा हुआ। अभी मैं गूगल से निकाल के दिखाता हूं आपको। तो ये 5 मुद्दों पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए जो मैटर है वो एक ये फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला, V इक्वल टू 0.85। 0.85 इज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट। 100 रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसमें से 15% तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है, ओवरहेड चार्जेस होते हैं 15%। तो 85% ही मटेरियल और लेबर होता है ना, तो 85%, 0.85 इंटू P। P इज अ परसेंटेज ऑफ कॉफिशिएंट, परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, सॉरी, परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। जैसे कि सीमेंट की बात करें तो उस प्रोजेक्ट में सीमेंट कितना प्रतिशत है, परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। W इज अ कॉस्ट ऑफ वर्क डन, जिसको हम बिल बोलते हैं, मंथ वाइज बिल। जो बिल बना है ना, हमने जो गवर्नमेंट का बिल बना रहे थे अभी, CPWD गवर्नमेंट का बिल, तो जो मंथ वाइज बिल अमाउंट आता है दैट इज W, कॉस्ट ऑफ वर्क डन, कितने रुपए का काम आपने किया है उस मंथ। फिर है CI, इंस्टेंट प्राइस कॉफिशिएंट, मतलब कि उस पर्टिकुलर मंथ का क्या प्राइस कॉफिशिएंट है। मैं आपको दिखाऊंगा कहां से निकालते हैं, प्राइस ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर से निकालते हैं। इंस्टेंस प्राइस कॉफिशिएंट, जिस मंथ में आप, जिस मंथ का बिल है उस मंथ का प्राइस कॉफिशिएंट क्या है। और CO, ओरिजिनल प्राइस कॉफिशिएंट, जिस मंथ में टेंडर हुआ था, जिस मंथ में एग्रीमेंट हुआ था, टेंडर भी नहीं कहेंगे, जिस मंथ में एग्रीमेंट हुआ था, ओरिजिनल प्राइस कॉफिशिएंट, उस मंथ का प्राइस कॉफिशिएंट क्या था। दैट्स डिपेंड ऑन फॉर्मूला। बस यहां पे पुट द वैल्यू गेट द आंसर। यहां पे सीमेंट की बात करेंगे, सीमेंट की बात करेंगे तो P के जगह सीमेंट का परसेंटेज लिख देंगे, स्टील की जगह उस P में स्टील का कोएफिशिएंट लिख देंगे, फिर POL का कोएफिशिएंट लिख देंगे, अदर मटेरियल का कोएफिशिएंट लिख देंगे, लेबर का कितने का परसेंट उस प्रोजेक्ट पे लेबर, कितना परसेंट मटेरियल, या कितना परसेंट POL, स्टील, सीमेंट लग रहा है। इसका एक पूरा स्टैंडर्ड ड्रिवन प्रोसेस होता है जो कि आपके टेंडर पे दिया होता है। बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सिर्फ वैल्यू चेंज होती है, ये W और CI/CO। तो W आपके गवर्नमेंट बिल का जो बिल अमाउंट होगा वहां से निकलेगा। CI/CO में बता देता हूं कहां से निकलेगा। यहां से जाएगा हाइपरलिंक नहीं है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। तो गूगल चालू करो, आप लोग खोल लेना अपने सेकंड में। तो यहां पे लिखते हैं अपन ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर आया, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इसको ओपन करो। तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। मोदी जी बस थोड़ा सा जगह कम था लिखना भूल गए,
ये करना है खास तो चलो हमारे साथ, और सिविल की बात गुरु जी के साथ। बस मोदी जी यही लिखना बोल गया तो मैं मोदी जी को याद दिला दूंगा, मोदी जी लिखना है ना, 75 साल हो गया आजादी को, सिविल इंजीनियर को अभी तक उनका नाम फेम नहीं मिला यार, हम दिलाएंगे, सिविल गुरु जी दिलाएगा। तो यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स है, यहाँ पे ऑल कमोडिटीज, यहाँ पे आपको जो मटेरियल चूज करना है, सीमेंट में बहुत सारे मटेरियल है, स्टील के हम ब्राइट MS ब्राइट बार लेते हैं, PUBL के लिए HSD लेते हैं, यहाँ पे लिखते जाएंगे मिलते जाएगा। मैं अभी आपको एक ओवरऑल दिखा देता हूँ, ये है उसका प्राइस कॉफिशिएंट। ऑल कमोडिटीज जो चौथे नंबर पे था, इन सारे मटेरियल्स को मिला के यहाँ पे हर एक मटेरियल है जो गवर्नमेंट टेंडर्स में प्रपोजल, जो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, जैसे ऑल कमोडिटीज की बात करते हैं, तो ये प्राइस कॉफिशिएंट है। इट इज नॉट दिस इज नॉट रेट, इट इज अ कॉफिशिएंट। क्या बोल रहा है, बेस ईयर 11-12 में, 2011-12 में सारे मटेरियल को हमने 100 सब मटेरियल को हमने एनालिसिस किया, सारे मटेरियल को एनालिसिस किया, और सारे मटेरियल का एनालिसिस को हमने मिला के उसको 100 रुपए दे, 100 कॉफिशिएंट दिए, 100 नंबर बोल दिया। सब कोई रेट था इंडिया का इन्फ्लेशन, उसको 100 बोल दिया गया। उस 100 से रिलेशन बता रहा है, 2011-12 में 100 था, तो 2022 जनवरी में कितना था, 2022 फरवरी में कितना था। तो ये इन्फ्लेशन है कि 2022 जनवरी से लेके दिसंबर तक रेट, इंडस्ट्री का रेट इन्फ्लेट हो गया है, बढ़ चुका है। 2011-12 में 100 था, 2022 में 143 हो गया, मतलब 43%, 11 से 2022 में 43% इंडस्ट्री का रेट बढ़ चुका है। और सिर्फ 2022 की बात करें, 2022 में 143.8 था, ये बढ़ते 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 ये कम ज्यादा हो रहा है, और दिसंबर में 150.4 था, मतलब 143.8 से 150.4 इन्फ्लेट हो गया, मतलब महंगाई बढ़ चुकी है। यही है जिस मंथ का, यही है कॉफिशिएंट। यदि हमारा जनवरी महीने पे एग्रीमेंट हुआ था तो 143 जो CO है, फॉर्मूले में जो CO था उसके जगह 143.8 लिखेंगे। और यदि हम मान लेते हैं अगस्त का बिल बना रहे हैं, अगस्त में काम करते करते पहुंच गए और अगस्त का प्राइस एस्केलेशन बनाना है, तो हम CI के जगह 153.2 लिखेंगे, 153.2। तो बस इस फॉर्मूले पे, कहां गया फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे CI पे 153.4 लिख देंगे, और CO में जो जनवरी मंथ का कॉफिशिएंट था वो एंट्री मार देंगे। वर्क डन, जितने रुपए का बिल बना था उस बिल का बात कर देंगे, और ऑल कमोडिटीज के जो परसेंटेज आपके टेंडर पे दिया होगा उस ऑल कमोडिटीज का परसेंटेज यहां पे एंट्री मार देंगे, काम खत्म, ऑल सेट। प्राइस एस्केलेशन बिल निकल जाएगा, एक फॉर्मेट है, उस पे हम उस वैल्यू को लिखते जाते हैं। बस इतनी सी बात। आज के बिलिंग के सेशन पे मिलेंगे 1 बजे आपको चेतन शर्मा जी, जो आपको समझाएंगे मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। बस YouTube में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हम YouTube पे सारी चीज हम ट्राई करेंगे आप लोगों को और सिखाने का, लेकिन यदि आपको हार्ड एंड फास्ट हमसे डिस्कस करके, हमारी ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ, हमारे क्या कह सकते हैं सर्विस के साथ, कि हम आपको डेली डाउट सेशन देते हैं, आपकी जॉब में क्या प्रॉब्लम होता है, आपके करियर में क्या प्रॉब्लम होता है, उसकी भी हमारी टेक्निकल टीम बैठती है, हम खुद आपसे डिस्कस करते हैं हर साल, हर दिन शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। मैं हर मंडे को अवेलेबल होता हूँ आप लोगों से डील करने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए, हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल में जितने भी इंजीनियर्स अवेलेबल हैं उनके साथ। उम्मीद करता हूं हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। पूरी लगन के साथ, पूरे जोर से जुनून के साथ हर बार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।